नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबको हार्दिक स्वागत है। आप सबका, आप सब सादर तरीके से आमंत्रित हैं और अच्छे से उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबकी तैयारी भी चल रही होगी, ठीक ना। और सफलता के अंतिम पड़ाव पर आप सब खड़े हैं, जहां से आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि आप कहां जाना चाहते हैं। आपका कंपटीशन काफी ज्यादा लोगों से, क्योंकि मेरिट काफ़ी जो है, पेट की मेरिट काफ़ी हाई गई और इस कारण परीक्षा देने वालों की संख्या 2.5 लाख के लगभग आपको बन रही है, ठीक ना। तो परीक्षा आपका उन लोगों के साथ है जिनकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी, ठीक। तो कंपटीशन कोई अत्थु कत्थु नत्थु से नहीं है, बल्कि जिनकी तैयारी अच्छी कंडीशन में है उन लोगों के साथ है। यानी स्पर्धा टक्कर की रहेगी और उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे विद्यार्थी जो हैं वो सफलता के मुकाम को प्राप्त करेंगे और ईश्वर से यही आप सबके लिए शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं कि प्रभु आप सबकी मदद करें, ठीक। तो आइए बिना देरी किए हुए हम सब प्रश्नों के श्रृंखला को आगे शुरू करते हैं और शानदार तरीके से आप सब कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। जबरदस्त तरीके से आप सब जवाब देने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। श्रृंखला का पहला ही प्रश्न आपको जो है, पहले मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न, किस समिति ने आपको 4 सदस्यीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया? 4 स्तरीय आपको जो सुझाव दिया, GVK राव समिति ने दिया, या बलवंत राय मेहता समिति ने दिया, या लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने दिया, या आपको जो है PK थंगुन समिति के द्वारा दिया गया? ये किसके द्वारा आपको यह सुझाव दिया गया, ठीक ना। तब आप बताइएगा कि यह सुझाव जो है 4 स्तरीय GVK राव समिति के द्वारा दिया गया। इस समिति का यदि गठन की बात की जाए तो इस समिति का गठन जो है 1985 ईस्वी में किया गया था। इस समिति का गठन, वहीं बलवंत राय मेहता समिति का गठन की बातें की जाए तो ये 1957 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया और इस समिति ने सुझाव क्या दिया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय सुझाव दिया था, ठीक ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ये बातें हुई। वहीं पे आपको लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन जो है ये आपको 1987 ईस्वी में, 86 ईस्वी में हुआ और आपको जो है कि PK थंगुन समिति का गठन 1988 ईस्वी में हुआ। और इन दोनों समितियों ने आपको जो है कि सुझाव क्या दिया? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति देने का सुझाव इन दोनों के द्वारा दिया गया, यानी संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव, ठीक ना। संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव जो है का सुझाव दिया गया, ठीक। तो ये सभी समितियां जो हैं ये कहीं एम सिंघवी समिति लिखा होता है, जिसका नाम लक्ष्मी मल सिंघवी समिति पूरा नाम है। आप जब आएंगे तो आपको जो है 2003 ईस्वी में इन्हीं के नेतृत्व में भारत में दोहरी नागरिकता से संबंधित समिति का भी गठन किया गया है, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, ठीक ना। अब यहीं पे ये पंचायती राज व्यवस्था, ये बातें तो एक तरह से आप सबके लिए सामान्य रही। अब ये पूछता है कि कुल कितने राज्यों में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है? तो ये आपको सिर्फ बंगाल में, ठीक ना, सिर्फ पश्चिम बंगाल में आपको जो है, पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपको किस तरह की है? तो 4 स्तरीय है। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा अंचल पंचायत, तीसरा आंचलिक पंचायत और चौथा जिला परिषद। ये आपको 4 स्तरीय कौन कौन सा है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक ना, ग्राम पंचायत।
दूसरा जो है ये आपको जो है अंचल पंचायत, ठीक, अंचल पंचायत, पंचायत, और तीसरा आपको जो है ये आंचलिक पंचायत, ठीक ना, आंचलिक पंचायत, आंचलिक पंचायत, और चौथा जो है बच्चा ये आप याद रखे रहिएगा कि इसे जिला परिषद कहा जाता है, जिला परिषद। ये आप 4 स्तरीय सिर्फ और सिर्फ कहां है तो पूछेगा तो बताइएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में आपको जो है पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तरीय बताया गया है, ठीक। चलिए अब अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा, हाल ही में किसानों के लिए आपको जो है कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये 2021 ईस्वी में आपको जो है प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों के लिए लॉन्च किया गया। वह कौन सा है? किसान मित्र है, डिजिटल किसान है, किसान प्लस है, या किसान सारथी है। तो बताइएगा कि उस प्लेटफॉर्म का नाम आपको जो है किसान सारथी है। और किसान सारथी का उद्घाटन यदि बात किया जाए तो 16 जुलाई 2021 ईस्वी को, ठीक ना, 21 ईस्वी को आपको जो है किया गया। किसके उपलक्ष्य में किया गया? तब बताइएगा कि उपलक्ष्य में किया गया, तब भारतीय कृषि विभाग, यानी जिसे हम नाम देते हैं आपको जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक ना, परिषद के स्थापना के 93वें वर्ष के 93वें वर्ष आपको जो है सारथी ऐप लॉन्च किया गया। और सारथी ऐप किसके द्वारा? तो तत्कालीन आपको जो मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक ना, कृषि मंत्री आपको जो है तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। और इस ऐप का क्या मुख्य कार्य है, यह भी आप सबसे पूछा जा सकता है। तो इस ऐप का मुख्य कार्य जो है किसानों तक अधिक से अधिक, जो दूर दराज के किसान जो अवगत नहीं हैं व्यवस्थाओं से, उन व्यवस्थाओं को बताना जो कि कृषि में मैक्सिमम उत्पादन को बढ़ा दे, ठीक ना, इसी से किसानों को अवगत कराना था इसका मुख्य। और साथ ही साथ कृषि तकनीक के माध्यम से किसानों को सारी बातें आपको जागरूकता के साथ बताना है, इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं, ठीक ना। ये आपको जो है नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ हुआ? ये आप सब ऑपरेशन ग्रीन योजना के विषय में बड़े ही आसानी से पढ़ रहे होंगे, पढ़े होंगे। 2001 में, 2002 में, 2004 में या 2005 में। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना वर्तमान में 2021 में भी शुरू किया गया है, लेकिन इसके पहले ही ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2005 ईस्वी में यूपी सरकार द्वारा, आपको यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया, सरकार द्वारा शुरू किया गया, शुरू। अब देखो, अब इसी ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ जो है, इसका शुभारंभ, ठीक ना, शुभारंभ केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार 2021 में किया है, केंद्र सरकार 2021 में किया है, ठीक ना। अब देखो
इस योजना से पूछे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका खाद्य प्रसंस्करण को ये आपको बढ़ावा देना, ठीक ना। उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ये एक पहला हुआ। दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चा, वो ट्रांसपोर्टेशन में आपको सरकार 50% जो है आपको छूट देगा। ये भी आपको खाद्य प्रसंस्करण में बढ़ावा देने के साथ साथ इस योजना के तहत ट्रांसपोर्टेशन पर 50% आपको सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना, यानी ट्रांसपोर्टेशन पर 50% आरक्षण देना, ठीक ना, आरक्षण देना या छूट देना, इसे कह सकते हो छूट देना, इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ ऑपरेशन ग्रीन योजना को और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। ये ऑपरेशन ग्रीन योजना का नोडल आपको ऑफिस क्या है या नोडल संस्था क्या है? नोडल संस्था इसका जो है ये आपको नेफेड, NAFED, नेफेड जो है इसका आपको नोडल संस्था नेफेड के द्वारा आपको इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। नेफेड जो है ये आपको इसके स्थापना 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को किया गया था। स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को किया गया था, ठीक। ये महात्मा गांधी जी के जयंती पर आपको इसकी स्थापना की गई थी। ये प्रमुख बातें रही। अब नेफेड क्या है ये भी आप जान सकते हैं। तो ये सरकार का आपको जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है यह होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग आपको फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका काम यह है कि आपको जो किसानों के जो गुड्स है उनको मार्केटिंग किस तरह से किया जाए, ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ कैसे हो, ये निश्चय करने का काम नेफेड के द्वारा किया जाता है। और नेफेड का मुख्यालय भी पूछ सकता है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये बातें भी आप सब लर्न किए रहिए, ठीक ना। तो ये बातें हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रौद्योगिक बीज फसल योजना की शुरुआत आपको जो है किस फसल मौसम में हुई, ठीक ना। प्रौद्योगिक यानी आप इसे इसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन से संबंधित आईटी बीज फसल योजना आपको कब शुरू हुई? जायद फसल में या आपको जो है खरीफ फसल में, रबी फसल में, या इनमें से कोई नहीं? तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको प्रौद्योगिक फसल योजना जो है ये खरीफ फसल में शुरू हुई। अब देखो ये 3 फसलें हैं, तीनों फसलों के विषय में आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। जायद फसल कब बोई जाती है? तो आप बताइएगा कि यह आपको फरवरी मार्च में करो, फरवरी मार्च में बोने, ऊपर लिख दे रहा हूं, बुआई और कटाई, ठीक ना। प्रमुख फसल ये सारी बातें आप सब जान सकते हो। इसका बोने का टाइम जो होता है वह फरवरी मार्च में होता है, फरवरी मार्च में। और कटने का टाइम जो होता है ये अप्रैल और मई में इसका कटने का टाइम होता है। जायद फसलों के अंतर्गत क्या क्या है? तो अभी मौसम चल रहा है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ठीक ना, खरबूज, ये सब आपको जायद फसलों के अंतर्गत आते हैं। वहीं आपको खरीफ फसल जो होती है ये कब बोई जाती है बच्चा? तो ये आपको जो है जून जुलाई में, जून
या जुलाई, ठीक ना। ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो आपको धान है, ठीक ना, मक्का है, आपको ज्वार है, बाजरा है, ये सभी आपको जायद फसलों के अंतर्गत आते हैं। वही आपको रबी फसल के इसकी कब बुआई की जाती है बच्चा? तो बताइएगा कि इसकी बुआई जो है ये आपको नवंबर में, आजकल नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, ये अक्टूबर नवंबर में आपको जो है बोई जाती है और आपको मार्च अप्रैल में काट ले जाती है। भी सब लोगों के यहाँ कटाई उटाई चल रहा होगा। और इसमें गेहूं है, धान है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, मटर है, ठीक ना, मटर है, मटर, इसमें आपको जो है कि सरसों है, ये सब के सब आपको जो है, तीसी है, तिल नहीं है, तिल आपको जो है तिल जो है ये आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, लेकिन सरसों आपको जो है ये इसके अंतर्गत आता है। तब आप बताइएगा कि प्रौद्योगिक बीज फसल योजना आपको किसके लिए? तो खरीफ फसल के लिए प्रौद्योगिक बीज योजना आपको शुरू की गई थी। ये आपको इसके साथ साथ कुछ बातें और भी बता देना चाहते हैं। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा आपको जो है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा, तो पहले तो आप जानिए कि भारत में फसल बीमा योजना 1972-73 में ही प्रारंभ था, लेकिन कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा आपको जो है कि 13 जून 2015 ईस्वी को, 2016 ईस्वी को, 13 जनवरी 2016 ईस्वी को आपको जो है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक ना, फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, ठीक ना, फसल बीमा योजना। ये बातें भी आप सब एक्स्ट्रा याद करते चलिएगा, समझते चलिएगा। ये आपको जो है योजना शुरू किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? ये भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य विधानमंडल या आपको संसद। तब पंचायतों का निर्वाचन जो है ये आर्टिकल नंबर 243 के, ठीक ना, के तहत आपको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 243 के में आपको जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक। ये बातें हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य तब बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव कराना, पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव करवाना, कॉमा, सिंबल देना उम्मीदवारों को सिंबल देना साथ साथ ही मतदाता सूची तैयार कराना, इनका जो है प्रमुख कार्य है। और चुनाव सही तरीके से हो जाए, ये भी आपको इनका प्रमुख कार्य है। जब पूछे कि ये कितने स्तरीय होता है, तो आपको यह 3 स्तरीय होता है, ठीक ना, 3 स्तरीय आपको होता है।
लेकिन 1989 से पहले 15 अक्टूबर 1989 से पहले ये आपको जो था 3 स्तरीय की जगह में 1 स्तरीय होता था। अब देखो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, वर्तमान में यूपी के, ठीक ना, यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक ना, निर्वाचन आयुक्त कौन है? कोई किसी को याद है? ये किसी को याद हो तो बताओ भाई। ये केंद्र की तो सुशील चंद्रा है, यूपी में वर्तमान में कौन है? ये कोई बताए तो मैं बताऊं, कोई है? अनूप चंद्र पांडे जी हैं, यदि न याद हो तो याद कर लीजिएगा, श्री अनूप चंद्र पांडे, ठीक ना, अनूप चंद्र पांडे जी, ठीक ना, अनूप चंद्र पांडे ये आईपीएस अधिकारी थे। 1900 आपको जो है कि ये आपको श्री लगा लीजिएगा, श्री अनूप चंद्र पांडे आपको राज्य निर्वाचन आयुक्त है या राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। ये बातें याद रखे रहिएगा, ठीक। यहां तक किसी को कोई, उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, ठीक ना। यहीं पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलता हूं, ये आपको यहां तक हुआ, ठीक। अच्छा एक बात, इनकी नियुक्ति यदि पूछे तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है, नियुक्ति कौन करता है तब बताएगा कि राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता कौन है? तो राज्यपाल करता है। चलिए उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में, एक एक बातें आप सबको आ रही होगी। ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन के लिए कलेक्टर किसकी नियुक्ति करता है? कलेक्टर का अर्थ आप लोग जानते होंगे, डीएम को बोलते हैं, ठीक ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम साहब जो होते हैं ये कलेक्टर कहते हैं, या कुछ विशेष स्थानों पर इन्हें ही डीसी भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से भी आपको इन्हें जाना जाता है। तो ग्राम अभिलेखों को तैयार करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण करने और शोधन के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। किसकी? लेखपाल के आपको नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक तहसील स्तर में ग्राम अभिलेखों को अनुरक्षण के लिए लेखपाल की नियुक्ति आपको जो है की जाती है। ये बातें आप सब याद रखे रहिएगा, और ये शानदार प्रश्न आपको ये हुआ, ठीक ना। अच्छा, लेखपाल के क्या क्या कार्य हैं? यदि कार्य की बातें की जाए तो ये क्या क्या करते हैं? ये आपको जो है खसरा खतौनी तैयार करते हैं, ये तो है, ये है, ठीक ना, खसरा एवं खतौनी, खतौनी तैयार करना, और इनका कोई काम, इनका और कोई काम, भूमि का पैमाइश करना, भूमि का पैमाइश करना, और कोई काम, इन्हीं के अंडर में आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाना, और विकलांगों के लिए भी विकलांगता, विकलांग प्रमाण पत्र बनाना जो है ये इनका प्रमुख कार्य है। ये सारी बातें आप सब याद करते चलिए, जानते चलिए। ये आपको जो है, यानी विकलांग प्रमाण पत्र का मतलब विकलांगों के लिए पेंशन के व्यवस्था जो होते हैं, जो आपको देने का काम ये इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। ये आपको बनाने का काम, और विकलांगों के पेंशन की व्यवस्था, चूंकि प्रमाण पत्र यही देंगे तभी पेंशन मिलेगा, ये बातें भी इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जरीब में कुल कितनी कड़ियां होती हैं?
ये कितनी होती है? 100, 75, 200 या आपको जो है कि 85। जरीब में कुल कितनी कड़ियां होती हैं? तो बताइएगा कि एक जरीब में आपको 100 कड़ियां होती हैं। कितनी? 100 कड़ियां आपको होती है। और प्रत्येक कड़ी की लंबाई जो है वो कितनी होती है? तब बताइएगा 0.6 आपको जो है कि फीट होती है। ठीक ना? लंबाई इसके 0.6 फीट, 0.6 फीट, ये बातें हुई। या इंच में कहा जाए तब इंच में कितना बताओगे? तो 7.92 इंच, ये इसके इंच, इंच जो है ये इंच इसकी लंबाई होती है। साथ साथ ही यदि बात की जाए मानक इसकी लंबाई कितनी होती है, तो मानक लंबाई, ठीक ना, मानक लंबाई, तो मानक लंबाई में आप बता सकते हैं कि इसकी लंबाई 62 फीट होती है। ठीक है ना? 62 फीट, ये भी याद रखे रहिएगा। या गज में पूछे तब बताइएगा कि 22 गज जो है ये इसकी लंबाई होती है। ठीक, तो एक जरीब में कुल कितनी कड़ियां? 100 कड़ियां आपको होती हैं। और प्रत्येक कड़ियों की लंबाई, ठीक ना, प्रत्येक कड़ियों की लंबाई कितनी है? कड़ियों की लंबाई, कड़ियों के लंबाई आपको जो है ये कितनी होती है? तब बताइएगा आपको 0.6 फीट या 7.92 इंच होती है। और मानक लंबाई यदि जरीब की पूछी जाए मानक लंबाई, तो इसकी 66 फीट या 22 गज इसकी लंबाई होती है। ठीक, तो ये बातें भी आप सब देखते चलिए, समझते चलिए, कोई भी परेशानी आप सबको नहीं आएगी। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 22 अप्रैल को या 24 अप्रैल को? तो हाल ही में अभी आपको जो है कि आज जो भी है अप्रैल महीने आपको जो है मई महीने चल रहे हैं। ठीक है, हाल ही फिलहाल में आपको जो है पंचायती राज दिवस मनाया गया है। और सबको पता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है भैया? तो बताइए, आप सब बताइए कि 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन 1992 के तहत आपको जो है 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज घोषित किया गया, या पंचायती राज दिवस, पंचायती राज भारत में लागू किया गया, में लागू हुआ। ठीक ना? इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये दिवस प्रारंभ कब हुआ? दिवस प्रारंभ कब से हुआ? तो दिवस प्रारंभ 2010 ईस्वी से आपको प्रारंभ हुआ। ठीक ना? 2010 ईस्वी से आपको यह दिवस प्रारंभ हुआ। और जब पूछे कि वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? वर्तमान में आपको पंचायती राज मंत्री किसी को याद है? वो बिहार के बड़े तेज तर्राक आपको लीडर पंचायती राज मंत्री के रूप में है। ये आपको गिरिराज सिंह का नाम सबने सुना होगा। बड़े कटु वचन के लिए गिरिराज सिंह फायर ब्रांड के नेता जाने जाते हैं, गिरिराज सिंह। ठीक ना? गिरिराज सिंह जो है यही वर्तमान में आपको पंचायती राज मंत्री केंद्र में आपको है। और कमेंट बॉक्स में आप सब उत्तर प्रदेश का कौन है ये अपने से सर्च करिए, चूंकि पढ़ेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। ठीक ना? तो ये पंचायती राज दिवस 2010 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो इसके तहत आपको जो है ये प्रमुख बातें हुई। अभी
बहुत सारी बातें अलग अलग जगहों में पंचायती राज से चीजें प्रश्न पूछे गए हैं। अभी ढेर सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय खाद्य निगम के स्थापना किस वर्ष किया गया? 1965 में, 1964 में, 1955 में या 1954 ईस्वी में? तो भारतीय खाद्य निगम जिसे एफसीआई, इस यही बोलते हैं ना, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में आपको किया गया। इसका एक्यूरेट यदि डेट जानना हो तो ये आपको जो है कि ऐसी पूरी बातें लिख सकते हैं कि भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, खाद्य निगम अधिनियम, अधिनियम 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 ईस्वी को स्थापना हुआ, ठीक ना, स्थापना हुआ, ये बातें हुई। अब यहीं पे कह सकते हैं कि यह आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक ना, योजना के दौरान ये बातें हुई। अब इस संस्था का, एफसीआई का लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है, ठीक ना, यदि आपसे पूछे कि इस संस्था का उद्देश्य क्या होना चाहिए तब आप क्या जवाब देंगे? तो बताइएगा किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, ठीक ना, इसका क्या उद्देश्य है? तो किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना। यानी देखते होंगे सारा गल्ला खरीदने कैसे करेगा? तो खरीदता है, करना। साथ ही साथ आपको देश में जो है अनाज की किल्लत ना हो, इसलिए अनाज का भंडारण करना भी इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। यानी खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के तहत खाद्य का स्टॉक रखना, ठीक ना, खाद्य का स्टॉक रखना या बफर स्टॉक रखना इसका प्रमुख कार्य है कि कभी भी देश में कोई भी जैसे सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, बाढ़ आया या इन सभी कोई महामारी आई, जैसे देखे होंगे कोरोना काल में सरकार हर घर तक गल्ला दिया ना, फ्री ऑफ कास्ट में। तो कैसे किया था? वो एफसीआई ना होता तो नहीं दे पाते, चूंकि भंडारण करने का काम किसका है? एफसीआई का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा आपको निधि कर का अनुपात कितना है? यानी कितना केंद्र सरकार देती है और कितना राज्य सरकार उसमें जो है अपना अनुदान करती है। तो 75 से आपको 5, ये केंद्र और राज्य के बीच अनुमान आपको जो है ये है। चलिए यहीं पे आपको जो है मनरेगा जो है इसका पूर्व में नाम क्या था? तो इसका नरेगा था, नरेगा, ठीक ना, नेशनल आपको नरेगा, ये नेशनल आपको नेशनल नरेगा के रूप में जानते हैं ये। और ये कब शुरू हुआ नरेगा? तब बताएगा कि नरेगा की शुरुआत जो है ये आपको जो है 2005 के अधिनियम के तहत नरेगा
2005 के तहत 2006 ईस्वी से 2006 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ठीक ना, प्रारंभ हुआ। और ये आपको जो है कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर इसका नाम परिवर्तित कर मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया, ठीक। ये आपको ये रोजगार गारंटी अधिनियम है। ये क्या है? तो ये रोजगार गारंटी अधिनियम है, ठीक ना। ठीक, तो ये आपको जो है 2 अक्टूबर से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। ये 100 दिन रोजगार गारंटी योजना के रूप में आप सबके सामने आई थी, ठीक ना। तो ये बातें आप सबके लिए रहा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर आपको निर्वाचन होंगे, ठीक ना। किस अवधि के अंदर? 1 माह, आपको 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो वही चीजें लागू हैं जो कि केंद्र में आपको लागू है। यानी जब भी पंचायत भंग होगी तो 6 माह के भीतर आपको जो है निर्वाचन होना अनिवार्य है। कितने महीने? 6 माह के भीतर निर्वाचन होना अनिवार्य है। इसका उल्लेख कहां है? तो इसका उल्लेख आपको जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है, ठीक ना। 243 के में इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि किसी कारणवश पंचायत भंग हो जाती है तो उसे 6 महीने के भीतर वहां मतदान कराया जाएगा, ठीक। तो ये बातें सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या आचार्य विनोबा भावे ने? तब बताएगा कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य की परिकल्पना जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। और इसी के तहत आपको जो है इसी संकल्पना के तहत जो है आपको अनुच्छेद 40 में जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ठीक ना, नीति निदेशक तत्व में इसी संकल्पना के तहत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है, ठीक ना, कही गई है। ये बातें याद रखे रहिएगा। और इसी संकल्पना को साकार करने के लिए गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी चूंकि पूंजीवादी विचारधारा के थे, लेकिन पूंजीवादी विचारधारा के होने के बावजूद भी गांधी जी जो थे ये उद्योगपतियों को बहुत फूलने फलने की बात नहीं करते। ये कहते कि जब तक जो है कि एक गांव और दूसरे गांव एक दूसरे के साथ संलग्न नहीं रहेंगे तब तक विकास नहीं होगा,
ठीक है ना। चूंकि इनका संकल्पना था कि जैसे मान लीजिए हम आप किसी गांव के रह रहे हो, हम आप किसी गांव के, तो हमारे गांव वाले जो हैं वो झाड़ू वाड़ू बनाए, आपके गांव वाले रस्सी बनाए, तो वस्तु विनिमय के माध्यम से जो रुपए का जो मूल्य था वो न बढ़े, इसके लिए इन्होंने वस्तु विनिमय प्रणाली पर ज्यादा गांधी जी के द्वारा बल दिया गया और ग्राम राज्य के से राम राज्य के परिकल्पना इनके द्वारा किया गया। लघु और कुटीर उद्योगों पर गांधी जी ने विशेष ध्यान दिया, ठीक ना, और उसी के माध्यम से ये बातें करती हैं। यहां पे पूछता है कि संविधान के किस भाग में गांधी के राम राज्य की संकल्पना साकार होती है, तो भी बताइएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत गांधी जी के राम राज्य की संकल्पना साकार होती है। राम राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है, ठीक ना, और अनुच्छेद 36 से लेकर आपको 51 तक इसका जिक्र किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये आपको न्यायालय में वाद योग्य विषय नहीं है, यानी इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिए। किन समितियों ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के सिफारिश की? एल.एम. सिंघवी समिति एवं अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी एवं पी.के. थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता एवं अशोक मेहता समिति, या एल.एम. सिंघवी एवं पी.के.वी. राव समिति? तब बताइएगा कि एल.एम. सिंघवी एवं पी.के. थुंगन समिति के द्वारा आपको जो है ये बातें कही जाती है। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन जो है ये 1986 ईस्वी में होता है, वहीं पी.के. थुंगन समिति का गठन 1988 ईस्वी में होता है। और ये दोनों समितियां जो हैं ये संवैधानिक दर्जा देने की बात करते हैं और इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था को आपको जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ये कब दिया जाता है? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत संशोधन अधिनियम 1992, ठीक ना, संशोधन अधिनियम 1992 अधिनियम 1992 के तहत दिया जाता है। और किस भाग में? तो आप बताइएगा कि भाग 9 अनुच्छेद आपको जो है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 आपको जो है कि 18 तक ये, ठीक ना। और किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची आपको जो है 11वें अनुसूची को ऐड किया जाता है संविधान में, और साथ ही साथ 11वें अनुसूची में कुल 29 विषय रखे जाते हैं। कितने? 29 विषय आपको जो है 11वें अनुसूची में शामिल किए जाते हैं। ये सब के सब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बातें है, ठीक। तो ये संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया? एल.एम. सिंघवी समिति और आपको पी.के. थुंगन समिति के सिफारिश पर आपको पंचायती राज का दर्जा दिया जाता है, ठीक। तो ये आप सब प्रमुख बातें रही, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला गन्ने के उत्पादन में आपको प्रथम है? तो भारत में जो है गन्ने के उत्पादन में पहले उत्तर प्रदेश की बातें कर लेते हैं। ये आपको मुजफ्फरनगर जो है वो गन्ना के उत्पादन में आपको जो है पहले स्थान पर है, ठीक, उत्तर प्रदेश में। यदि बात की जाए भारत में, ठीक ना, तो भारत में आपको जो है पहले स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। दूसरी स्थान पर कौन है? तब बताएगा कि महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पर आपको कर्नाटक है, ठीक ना, ये गन्ना के उत्पादन में। यदि विश्व में कहा जाए, विश्व में, तब आप जवाब दीजिएगा बच्चा कि विश्व में पहले नंबर पे ब्राजील है, दूसरे नंबर पे
आपको भारत है और तीसरे नंबर पे चीन है। ठीक, बात की जाए कि यहीं से गन्ना जो है, गन्ना एक नगदी फसल है, नगदी फसल है। ये यूपी का प्रमुख नगदी फसल है, गन्ना फसल है। ठीक ना, ये एक बात हुई। दूसरा बात, गन्ना भारतीय मूल का पौधा है। गन्ना भारतीय मूल का पौधा है, मूल का पौधा है। दूसरी बातें, तीसरी बात प्रमुख जो है, ये आपको जो है गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है। गन्ना भारत का सर्वाधिक सिंचित फसल है, सिंचित फसल है। ठीक ना, ये सारी बातें आप सब लर्न करते चलिएगा, देखते चलिएगा ये। और चीनी के उत्पादन एवं खपत दोनों के मामलों में भारत पहले स्थान पर है। चीनी के उत्पादन एवं खपत दोनों मामलों में भारत पहले स्थान पर, दोनों मामलों में भारत प्रथम स्थान है। ठीक ना, फर्स्ट है। ये बातें याद रखे रहिए। तो ये प्रमुख बातें आप सबके लिए रही, ये चीजें पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। ठीक ना, सबसे अधिक गन्ना मिलें भी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक, सर्वाधिक गन्ना मिलें। नेक्स्ट देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किसके तहत? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है अनुच्छेद 243 के तहत के अंतर्गत प्रदान किया गया। कब किया गया? तो आपको जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत। ठीक ना, संशोधन के तहत इसमें आपको देख रहे होंगे कि पंचायती राज से संबंधित ढेर सारे प्रश्न मैंने बताया है। आगे पंचायती राज से हो सकता है प्रश्नों की संख्या कम हो जाए, क्योंकि वन रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश स्पेशल आप सब खूब मजे से पढ़िएगा। ठीक ना, ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश कवर करिएगा, आपको ग्रामीण पूरा कवर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। उत्तर प्रदेश स्पेशल जरूर खूब पढ़िएगा। ठीक ना, और ये कब आपको हुआ? तो 24 अप्रैल जो है 1900 आपको जो है 93 के तहत, के ईस्वी के तहत आपको हुआ। ठीक, यहीं पे बातें और कर सकते हैं। ये संवैधानिक दर्जा के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ठीक ना, एमपी प्रथम राज्य जिसने संवैधानिक दर्जा के उपरांत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ये आप सबके लिए ये प्रमुख बातें रही और इसे जरूर से आप पढ़िएगा, देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायतों के कितने पक्ष हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने पक्ष आपको ग्राम पंचायतों के होते हैं? तब बताएगा कि ग्राम पंचायत के आपको जो है 3 पक्ष मूलतः है। ये 3 पक्ष जिसे आपको पंचायती, यहीं पे ऐसे कर लीजिएगा, ये पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बताया गया। त्रिस्तरीय ये बताया गया किसके द्वारा? आपको मैंने बताया कि द्विस्तरीय भी बताया गया, और आपको जो है कि 4 स्तरीय भी बताया गया। 4 स्तरीय, ये सारी बातें मैंने आप सबको बताई। ये त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, B.R. मेहता समिति
की सिफारिश पर हुआ। ये आपको द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर हुई, और 4 स्तरीय वी के राव समिति की सिफारिश पर जो है ये 4 स्तरीय आपको लागू हुआ था। अब भारत मैक्सिमम राज्य जो है वहां पर पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय लागू है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है ना, उड़ीसा, आपको झारखंड, इन सभी राज्यों में आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो पंचायत के कितने पक्ष हैं तो बताइएगा, 3 पक्ष पंचायत के हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, यहीं पे कितने पक्ष है? 3। पहला ग्राम स्तर पर, ठीक ना, ग्राम स्तर पर आपको जो है ग्राम पंचायत, ये बातें ठीक। दूसरा आपको जो है क्षेत्र स्तर पर कह लीजिए या प्रखंड स्तर पर बोलते हैं, प्रखंड या क्षेत्र, ठीक ना, प्रखंड स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर, ठीक। क्षेत्र स्तर पर आपको जो है प्रखंड वैसे लिखा है, वैसे मैं लोकल यूपी की भाषा में क्षेत्र लिख दे रहा हूं। ये पंचायत समिति होता है, ठीक ना, पंचायत समिति होता है। और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है, या जिला परिषद की बातें की जाए या जिला समिति की बातें की जाए, ठीक ना, जिला समिति या आपको जिला पंचायत भी बोलते हैं इसे, जिला पंचायत। यही बातें आपको त्रिस्तरीय की गई है। समझ में आया? सारे लोगों को उम्मीद कर रहा हूं कि बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? एक निरीक्षण प्राधिकरण होती है, या एक परामर्शदात्री समिति होती है, या एक प्रशासकीय अधिकरण होता है, या एक सलाह समिति होती है। तब बताएगा कि यह एक प्रशासकीय अधिकरण के रूप में आपको होता है, ठीक है ना। पंचायत समिति, इसमें आपको इसके अंतर्गत क्या होता है तो पंचायत समिति के सदस्य ऐसे लिखिए, प्रखंड स्तरीय सदस्य जो हैं, सदस्य अपने ही बीच से अपना मुखिया, अपना अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। वहीं प्रशासनिक स्तर से प्रखंड या खंड का सबसे बड़ा अधिकारी वीडीओ होता है, वीडीओ, जिसे आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ये बातें भी आप सब जानते चलिए, देखते चलिए, चीजों को समझते चलिएगा, ठीक ना। तो ये बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में? तो आपको जो है ये ऋग्वेद में मिलता है, ऋग, ठीक ना, ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में
आपको मिलता है। ये बातें याद रखे रहिएगा। और ऋग्वेद जो है इसमें आपको संचालित करने के लिए देखो किस तरह से प्रशासनिक इकाइयां बताया गया है। प्रशासनिक इकाई, ठीक ना, इकाई क्या क्या हुआ करती थी तो बताया गया है। पहला होता था जन, दूसरा होता था विष, तीसरा जो होता था ये ग्राम होता था, और चौथा जो होता था ये कुल होता था। तो यही ग्राम जो है ये ग्राम होता था, और इसका जो प्रधान था इसे ग्रामीण कहा जाता था। क्या कहते थे तो ग्रामीण, वैदिक काल में इसे ग्रामीण कहते थे। और ग्रामीण जो था राजा यानी राजन की सहायता के लिए युद्ध में भी भाग लिया करता था। इसका कुल उल्लेख ऋग्वेद में आपको कितनी बार तो 13 बार उल्लेख किया गया है, ठीक ना। 13 बार आपको जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख 13 बार मिलता है। ये बातें भी आप सब लर्न करते चलिएगा, देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। ये बातें आप सबके लिए होगा। एशिया का सबसे बड़ा गांव पूछेगा मैलेनांग। यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, एशिया का सबसे बड़ा गांव तब बताएगा मैलेनांग। मैलेनांग गांव जो है ये एशिया का सबसे बड़ा गांव है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड रिपन को, या लॉर्ड कैनिंग को? तब बताएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक ना। और लॉर्ड रिपन के द्वारा सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई तो सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ठीक ना, प्रारंभ। और कहां से हुआ तो आपको जो है मद्रास नगर पालिका से इसके शुरुआत हुई। भारत में स्थानीय स्वशासन के शुरुआत हुई। जब पूछे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक, यहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, ये पंचायती राज व्यवस्था का जनक पूछे तब बताएगा आपको बलवंत राय मेहता जो है ये पंचायती राज व्यवस्था के जनक हैं। जबकि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसने 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास नगर निगम की नगरपालिका परिषद की स्थापना की थी, ठीक ना। तो इसी के साथ ही आपको जो है कि ये बातें हुई। गेहूं में प्रोटीन आपको कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये 8 से 15 या आपको 65 से 70, 1 से 2 या 2%। तो सब बातें आप याद रखे रहिएगा। 8 से 15% प्रोटीन पाया जाता है। आपको जो है ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, हाइड्रेट ये आपको पाया जाता है। ये आपको जो है ये खनिज पाया जाता है, और आपको ये वसा है, ठीक ना, ये वसा है। तो ये खनिज वसा सब गेहूं में। अब देखो गेहूं में नोट करिएगा, गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना, नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये बातें। अब देखो गेहूं जो है, गेहूं खरीफ की फसल है, रबी फसल है। गेहूं उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर है, यूपी प्रथम स्थान पर है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव
हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, गेहूं पर पड़ा, ठीक ना। ये आप बातें जान सकते हो, ये चीजें आप सबके लिए है। और गेहूं के उत्पादन में भारत जो है ये विश्व में दूसरे स्थान पर चीन के बाद है। चलिए, सिंचाई के जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयकर है। यानी यहां पे कह रहा है मितव्ययिता का अर्थ होता है बच्चा जहां कंजूसी के साथ, मितव्ययिता का अर्थ क्या होता है, तो कंजूसी के साथ, कंजूसी के साथ मितव्ययी होना मतलब होता है कंजूस होना। तो स्प्रिंकल प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, फरो प्रणाली या चेक बेसिन प्रणाली, तो आपको जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार आपको जो है ड्रिप प्रणाली सबसे उत्तम मानी जाती है। ये आपको कहां विकसित हुई, तो ये प्रणाली आपको जो है विकसित हुई कहां, इजराइल में, इजराइल में, ठीक ना। इसे अन्य नाम से भी, इसे भारत में ड्रिप प्रणाली को अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम भारत में बड़ा अच्छा नाम है, हंसेंगे आप लोग। अन्य नाम में इसका टपक प्रणाली, टपक प्रणाली। टपक प्रणाली क्यों है, तो बूंद बूंद करके, टप 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 करके ये आपको सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली के तहत आपको जो है कि 35 से लेकर 35% से 70% तक पानी की बचत की जाती है, ठीक ना। पानी की बचत की जाती है, बचत की जाती है, यानी कह सकते हैं कि पानी का कम उपयोग होता है। पानी सिर्फ और सिर्फ इस प्रणाली के तहत, इस प्रणाली के तहत सिंचाई पौधों की जड़ों में की जाती है, पौधों की जड़ों में की जाती है। क्यों की जाती है भैया, तो जड़ों में इसलिए डायरेक्ट दिया जाता है इस प्रणाली के तहत कि पानी जैसे जाता है तो वाष्पीकृत होकर सब उड़ जाता है, ठीक ना। तो उससे यदि धरती बहुत भीग जाए और उससे कोई बहुत बेनिफिट नहीं होता। अतः इसी कारण आपको जो है कि इस प्रणाली के तहत जड़ों में आपको जो है सीधे ड्रिप सिस्टम से आपको जो है सिंचाई की जाती है। और महाराष्ट्र में और तेलंगाना में ड्रिप सिंचाई भारत में बहुत तेजी से आपको जो है फैली हुई है, तेजी से उभर रही है। ये बातें आप सबको जानना चाहिए। महाराष्ट्र में आपको जो है इसमें ज्यादा बेनिफिट होती है। ये किस भूमि के लिए, तो ऊसर या रेतिल भूमि, बलुई भूमि के लिए यह आपको ड्रिप प्रणाली बहुत उत्तम मानी जाती है, ठीक। ये कर सकते हो, रेतीली मिट्टी, ऊसर मिट्टी या बलुई मिट्टी के लिए उत्तम व्यवस्था है, ठीक ना। उत्तम आप कह सकते हो ये बातें। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न हो गई है। कॉमन क्रेट, किंग कोबरा, स्केल्ड वाइपर या रसेल वाइपर। तो ये आप सबको करायत सांप, जिसे हम रसेल वाइपर कहते हैं, ठीक ना। करायत जो है ये रसेल वाइपर, यही सबसे संकटापन्न हो गई है। ऐसा इसलिए कि यह लोगों के द्वारा भी खूब मारा गया इसको। और साथ ही साथ जो है रसेल वाइपर जो है एक ये आपको चूंकि सांप भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाने में बहुत भूमिका इनकी होती है, लेकिन आपको जो है ग्रामीण भारत में इनके
आपको तेजी से संख्या कमी हुई, जिससे फसलों को भी बहुत नुकसान होता है। ये रसल वाइपर जो होते थे तो ये आपको चूहा उहा का खूब शिकार करते थे खेतों में। जब चूहा उहा को शिकार करते थे तो कहीं ना कहीं जो फसल नुकसान होने से बचता था, लेकिन ये तेजी से इनका जो है संकटापन्न आपको जीव में चले गए हैं, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन जो है या आप इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। ठीक, चलिए, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? तब एल.एन. सिंघवी समिति के द्वारा, बलवंत राय, राव मेहता या अशोक मेहता समिति? तब यहां पे बताइएगा एल.एन. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति के द्वारा दिया गया था। एल.एन. सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1900 आपको जो है कि 86 ईस्वी में इनका हुआ था। 1957 ईस्वी में आपको इस समिति का गठन हुआ था। वी.के.वी. राव समिति का 1985 ईस्वी में और अशोक मेहता समिति का 1900 आपको जो है 77 ईस्वी में किया गया था। ये द्विस्तरीय सिफारिश किए थे, स्तरीय सिफारिश। इनके द्वारा जो है चार स्तरीय सिफारिश किया गया और इनके द्वारा आपको त्रिस्तरीय समिति का सिफारिश किया गया था। तो ये सारी बातें आप सबके सामने हैं, चीजें समझते रहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ठीक ना, NRDWAP के अंतर्गत 2022 में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उसके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तब आप बताइएगा कि कम से कम भैया 70 लीटर जल जो है 70 लीटर जल उपलब्ध होना चाहिए। कितना? ये आपको 2022 में ये सरकार के द्वारा कई जल योजनाएं आपको संचालित है। ठीक, तो उसी के तहत 70 लीटर आपको जो है होना चाहिए। ये पंचायती राज व्यवस्था में शामिल है। क्या शामिल है भैया? तब बताइएगा ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये आपको जो है शामिल है। या आपको ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति या जिला परिषद, तब आप जो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक या पंचायत समिति, और ये आपको जो है यही शामिल है। ये किसके कहने पर? तो ये आपको जो है 1957 ईस्वी में B.R. मेहता समिति के सिफारिश पर, बलवंत राय B.R. मेहता समिति, ठीक ना, मेहता कमेटी की सिफारिश पर आपको इसे लागू किया गया था। सर्वप्रथम कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आपको जो है राजस्थान के नागौर में आपको जो है राजस्थान के नागौर जिले से, नागौर से आपको उस समय के पीएम जो थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे लागू किया गया था। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख बातें रही। ये आपको जो है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ एकदम उम्मीद है कि आप सब तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही होगी। तो नमस्कार, आप सब सफलता की ओर उन्मुख होइए। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।